हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरुआत करेंगे दृष्टि आइज करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। इसके 2-3 वीडियो और आएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा, चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968, सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड इस प्रकार हैं। पहला है, लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। दूसरा है, लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। तीसरा, उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय स्टेट पार्टी दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करने पर एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होगा। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया। इस प्रकार वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 6 हो गई है। हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी के प्रत्याशियों ने उक्त चुनाव में कुल वैध मतों के 12.92% मत प्राप्त किए। 12.92% मत प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से आम आदमी पार्टी 5 सीट जीतने में सफल रही। इस प्रकार आम आदमी पार्टी ने गुजरात राज्य में राज्य स्तरीय दल स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड को पूरा कर लिया। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीटी ऑफ दिल्ली में पहले से ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया। ज्ञातव्य है कि चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत स्टेट के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, दूसरा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, तीसरा बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, चौथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई कोष्टक में नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, आम आदमी पार्टी एएपी। ये मिलान करने के लिए अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे याद रखना है। दूसरा है टॉपिक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के समीपवर्ती गांवों को आच्छादित परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। स्मरणीय तथ्य: 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अन्नाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबीतू में लॉन्च किया गया। ये किबीतू इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, तो याद रखिएगा। इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्य को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है: बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य तथा छोटे राज्य। इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ
मध्यम एवं खराब श्रेणी में विभाजित किया गया है। IJR 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक 6.38 अंक भारत का श्रेष्ठ राज्य है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर 18वीं रैंक पर है। छोटे राज्यों में सिक्किम 5.01 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य है, जबकि गोवा 3.42 अंक के साथ अंतिम 7वें स्थान पर है। न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े एवं मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम 3 राज्यों की रैंकिंग, यहाँ पे रैंकिंग देख लेते हैं। शीर्ष राज्य हैं ये तीनों। पहला है कर्नाटक, IJR 2022 रैंक में पहला, पुलिस में दूसरा, जेल प्रणाली में तीसरा, न्यायपालिका में दूसरा, कानूनी सहायता में दूसरा। तमिलनाडु में दूसरा, तमिलनाडु जो है वो IJR में दूसरा, पुलिस में छठवां, जेल प्रणाली में पहला, न्यायपालिका में पहला, कानूनी सहायता में 12वां स्थान है। तेलंगाना में तीसरा, पुलिस में पहला, जेल प्रणाली तीसरा, न्यायपालिका 5वां, कानूनी सहायता में 5वां स्थान रखते हैं ये सभी। अंतिम 3 राज्य देख लेते हैं। तो अंतिम बिहार है और इसका IJR जो रैंक है वो 16 है, पुलिस में 16 है, जेल प्रणाली में 9 है, न्यायपालिका में 16 है, कानूनी सहायता में 16वां स्थान है। पश्चिम बंगाल का IJR में 17, पुलिस में 18, जेल प्रणाली में 13, न्यायपालिका में 18, कानूनी सहायता में 15। उत्तर प्रदेश का है 18वां, पुलिस में है 15, जेल प्रणाली में 17, न्यायपालिका में 15, कानूनी सहायता में 18। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है उत्तर प्रदेश रैंक 2022। पुलिस में जो है वो रैंक 15 है और स्कोर जो है 4.37 है। स्कोर उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन जब पेपर टफ बनाने होते हैं तो पूछ लेते हैं सभी। जेल प्रणाली में जो है वो 17 है और इसका स्कोर जो है 3.55 है। न्यायपालिका में 15 है और इसका जो स्कोर है 4.05 है। कानूनी सहायता में 18 है और इसका स्कोर जो है 3.24 है। यम्बी गंगा बिलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। नेक्स्ट टॉपिक है यम्बी गंगा बिलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों, 5 वर्तमान एवं 106 नए को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर है। इन जलमार्गों से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावनाएं विद्यमान है। एमबी गंगा बिलास इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। स्मरणीय तथ्य 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमबी गंगा बिलास के वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबिल में जाकर पूर्ण हुई। यह लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों की यात्रा शामिल रही। ध्यातव्य है कि एमबी गंगा बिलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से होकर गुजरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तथा इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट से भी होकर गुजरी है। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी है। इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय उद्यानों, नदियों, घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों को भ्रमण शामिल किया गया था, जिसमें भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिला। एमबी गंगा बिलास में सभी विलासिता वाली सुविधाओं के साथ 3 डेक तथा 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट शामिल हैं। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। गंगा बिलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेंसन्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। ज्ञातव्य है कि एमबी गंगा बिलास पोत की लंबाई 62.5 मीटर एवं चौड़ाई 12.8 मीटर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला।
अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षर बिग कैप्टन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन ABCD नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। इस दस्तावेजों को डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया, जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। स्मरणीय तथ्य: जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इन बुनियादी दस्तावेजों एवं सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल हैं। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया है और उसे डिजिलॉकर खातों में सहेजा गया है। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षर बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजिटाइजेशन ABCD अभियान के अंग के रूप में यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। जम्मू एवं कश्मीर को एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट USBRL के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2022 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। उधमपुर से बारामूला तक की दूरी 272 किलोमीटर उधमपुर से बारामूला तक की दूरी 272 किलोमीटर है, जिसे निम्न 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड उधमपुर कटरा, दूसरा खंड खंड 2 कटरा बनिहाल, तीसरा खंड खंड 3 बनिहाल काजीकुंड, चौथा खंड काजीकुंड बारामूला। USBRL परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम, असमतल तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों एवं पुलों का निर्माण शामिल है। संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल 38 सुरंग संयुक्त लंबाई लगभग 119 किलोमीटर है का निर्माण शामिल है। इनमें से सबसे लंबी सुरंग T49 है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। यह सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। रामबन जिला जम्मू एवं कश्मीर में स्थित T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। स्मरणीय तथ्य: उल्लेखनीय है कि T49 एवं ट्विन ट्यूब सुरंग ट्विन ट्यूब टनल है। इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग 12.75 किलोमीटर तथा एस्केप सुरंग 12.895 किलोमीटर शामिल है। उल्लेखनीय है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही एक एस्केप सुरंग का प्रावधान किया गया है। यह एस्केप सुरंग आपात स्थिति में बचाव एवं बहाली कार्यों को सुगम बनाएगी। 15 दिसंबर 2022 को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर स्कोप टनल के निर्माण को पूरा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई। इस एस्केप टनल की लंबाई 12.895 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है। यह एस्केप सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर सुबर और खारी स्टेशनों के मध्य स्थित है। सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है तमिलनाडु स्वयं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य। अक्सर पूछ लिया जाता है जो पहला स्टेट में होता है, जो हमारे इंडिया में होता है, या कोई महिला होती है विश्व में या भारत में या स्टेट में, ये सब टॉपिक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को एकदम अच्छे से देखना है और अच्छे से पढ़ना है और याद भी रखना है, भूलना नहीं है। वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूल और शमन गतिविधि एडॉप्शन एंड मिटिगेशन एक्टिविटीज़ को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन, तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी। इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मिशनों ग्रीन तमिलनाडु, ग्रीन आर्द्रभूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन
ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना TNGCC की। देश में सर्वाधिक SPI स्कोर 72.90 आइजोल मिजोरम को प्राप्त हुआ। बिहार के 27 जबकि उत्तर प्रदेश के 14 जिले स्तर 6 टायर अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट आ गया हमारा नमामि गंगे। नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य निम्नमत हैं। पहला है राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन। दूसरा है राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण एवं पुनरुद्धार। यह 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित कार्यक्रम है। मूलतः नमामि गंगे कार्यक्रम की अवधि जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक निर्धारित थी। हालांकि भविष्य में इस कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन द्वितीय को स्वीकृति प्रदान कर दी। यह मिशन वर्ष 2026 तक प्रभावी रहेगा। स्मरणीय तथ्य: 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे रिवर रेजुटेशन नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फेलोशिप पहलों टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फेलोशिप टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड में से एक के रूप में मान्यता दी है। यह घोषणा मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमयक के पक्षकारों की सम्मेलन 15वीं बैठक CBD COP 15 भाग 2 के दौरान की गई। नमामि गंगे कुल 10 पहलों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन फेलोशिप पहल घोषित किया गया है। इस घोषणा के कारण ये पहल संयुक्त राष्ट्र के प्रोत्साहन सलाह के तथा वित्तीय फंडिंग हेतु योग्य हो जाएगी। ये पहल संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP एवं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा समन्वित एवं वैश्विक आंदोलन पारिस्थितिकी तंत्र तथा पुनरुत्थान पर संयुक्त राष्ट्र दशक यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के बैनर के तहत चयनित की गई है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनरुत्थान दशक की अवधि वर्ष 2021 से वर्ष 2030 तक है। नेक्स्ट है गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। गुजरात की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की अवधि की तिथि 18 फरवरी 2023 निर्धारित की गई थी, जबकि हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति तिथि 8 फरवरी 2023 निर्धारित थी। अतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत गुजरात में नई विधानसभा के गठन के लिए दो चरणों में जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव एक चरण में करवाने की घोषणा की गई। गुजरात में प्रथम चरण के निर्वाचन हेतु मतदान 1 दिसंबर 2022 को, जबकि द्वितीय चरण हेतु मतदान 5 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हेतु मतदान 12 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। में चुनाव में कुल 182 सीटों में से भाजपा को 156 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। यह गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है। यह गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है। वर्ष 2022 के चुनाव के माध्यम से गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी AAP का प्रवेश हुआ। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही। 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 20 दिसंबर 2022 को बनासकांठा जिले के दराद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर चौधरी नवगठित 15वीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 कुल सीटें 182। पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्राप्त सीटें 156, मत 52.50%। दूसरे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
प्राप्त 17 सीटें और इनका जो परसेंटेज है वो 27.28%। तीसरा आम आदमी पार्टी 5 सीटें 12.92%। समाजवादी पार्टी 1 0.29%। निर्दलीय 3 और इसका तो कोई परसेंट ही नहीं बना। चुनाव परिणाम हिमाचल प्रदेश। संसदीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। इसमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 75.6% मतदान हुआ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन इतिहास में दर्ज यह अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन तासी गंग, लाहौल एवं स्पीति में 100% मतदान दर्ज किया गया। 100% मतदान तासी गंग में किया गया है, याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि तासी गंग मतदान स्टेशन 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 8 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित किए गए। परिणाम के तहत राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया, उसकी सत्ता में वापसी हो गई। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में दशकों से यह परंपरा कायम है, प्रत्येक निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल को विपक्ष बैठने का आदेश मिलता है। 11 दिसंबर 2022 को नादौन हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम। पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्राप्त सीटें 40, मत प्रतिशत 43.90। भारतीय जनता पार्टी 25 43.00। निर्दलीय 3, इसका भी तो कोई प्रतिशत नहीं बना। हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा। पालतू याक वैज्ञानिक नाम ब्रोजक्रूनियंस अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु है, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी आदि शामिल हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बत, पठार तथा मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। भारत में ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उत्तराखंड में पाए जाते हैं। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में लगभग 58,000 याक हैं। यह संख्या वर्ष 2012 में आयोजित पिछली पशुधन गणना से लगभग 24.67% कम है। अस्मरणीय तथ्य 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI वैज्ञानिक के पैनल द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। याक को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड रेयरिंग DASD द्वारा की गई थी। खाद्य पशु फूड एनिमल वे हैं जिनमें मनुष्य के द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। FSSAI द्वारा खाद्य पशु के रूप में पहचान से याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इससे याकों की संख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने में भी मदद प्राप्त होगी। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश द्वारा याक को एक खंड पशु के रूप में स्वीकार करने के लिए वर्ष 2021 में FSSAI के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ध्यातव्य है कि इस संस्था ने वर्ष 2021 में याक के संरक्षण के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता भी किया था। नेक्स्ट टॉपिक है प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है।
परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली में ये शक्तियां कमिश्नर के पास होती हैं। स्मरणीय तथ्य 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय किया गया। उत्तर प्रदेश के 3 नए जिले प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा हैं। तत्पश्चात रश्मि शर्मा को प्रयागराज, पीतविंदर सिंह को आगरा तथा अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन तीनों जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने विषयक अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। लखनऊ 2020 में लागू किया गया था। गौतम बुद्ध नगर में 2020 में ये भी लागू किया गया था। कानपुर में 2021, वाराणसी में 2021, गाजियाबाद में 2022, आगरा में 2022, प्रयागराज में 2022। ये तीनों न्यू हैं। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। केम्पेगौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। इन्हें ही स्थानीय रूप से नाट प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक बंगलौर, वर्तमान बंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। स्मरणीय तथ्य 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। यह बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया। यह नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की कांस्य की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन इस्पात का उपयोग किया गया है। इस प्रतिमा के शिल्पकार राम बी सुतार हैं। उल्लेखनीय है कि सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक गिनीज ऑफ रिकॉर्ड्स बुक लंदन में शामिल किया गया। इस प्रतिमा के नाम किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होने का रिकॉर्ड दर्ज है। स्टैचू ऑफ विलिप 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा वर्ल्ड्स टॉलेस्ट शिवा स्टैचू का लोकार्पण किया गया। यह प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ बिलीफ या विश्वासम स्वरूपम नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट 112.47 मीटर है। इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। इस प्रतिमा के निर्माण में 300 टन इस्पात, स्टील तथा लोहे तथा 2.5 लाख घन टन कंक्रीट एवं बालू का उपयोग किया गया है। स्टैचू ऑफ पीस 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज 1870 से 1954 की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। यह प्रतिमा 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा, कॉपर मुख्य घटक है। यह प्रतिमा राजस्थान में जैतपुरा स्थित वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक, चिंतक एवं भक्त श्री संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में स्थापित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को हिंदी में समता मूर्ति का नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। यह प्रतिमा पंचलोह 5 धातुओं का संयोजन से निर्मित है। ये 5 धातुएं स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल एवं जस्ता हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बैठी हुई मुद्रा एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। इसकी ऊंचाई 302 फीट है।
स्टैचू ऑफ डिग्निटी 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैचू ऑफ डिग्निटी अर्थात मर्यादा मूर्ति नाम दिया गया। यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की छोटी प्रतिकृति है। स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था। श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ पीस नाम दिया गया। 4 फीट ऊंची यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर द्वारा निर्मित है। इस प्रतिमा का वजन 600 किलोग्राम है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, इसका जो अनावरण है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन। FSSAI सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन संचालित कर रहा है। इस राइट इंडिया की टैगलाइन सही भोजन बेहतर जीवन है। इस राइट रेलवे स्टेशन के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया आंदोलन के अंतर्गत संचालित पहलों में से एक है। इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर स्थित सभी खाद्य विक्रेताओं को लक्षित किया गया है ताकि उनके द्वारा रेल यात्री, अधिकारियों, रेल स्टाफ आदि के लिए खाना पकाने, उसे परोसने के दौरान सुरक्षित रख रखाव के तरीकों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल के तहत प्रमाणित के लिए जाने की निर्दिष्ट रेलवे स्टेशन पर सभी खाद्य विक्रेता को FSSAI के फोस्टा फूड सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 7 नवंबर 2022 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन प्रयागराज को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया। प्रयागराज रेलवे स्टेशन राइट इस प्रमाण पत्र प्राप्त उर्वरक ऐसे पादप पोषक तत्व हैं जिनका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से अकार्बनिक रसायनों से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली उर्वरक यूरिया का मूल्य केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। उत्पादक कंपनियां यूरिया को एक सुनिश्चित MRP पर बेचती है, जो उत्पादन लागत का मात्र 10 से 20% तक होता है। शेष 80 से 90% तक उत्पादन लागत केंद्र सरकार उत्पादों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है। अन्य उर्वरकों जैसे DAP एवं MOP आदि की कीमतों आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती। हालांकि ये उर्वरक सब्सिडी प्रणाली के अंतर्गत ही आते हैं। अभी तक सभी उत्पादक कंपनियां उर्वरकों को स्वयं की ब्रांड पहचान के साथ बिना केंद्र सरकार के योगदान का उल्लेख किए बेच रही थी। स्मरणीय तथ्य 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत प्रधानमंत्री भारत यूरिया बैंक को लॉन्च किया। इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और लोगो का उपयोग किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र PMKSK का भी शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक उर्वरक इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत विक्रय किए जाएंगे। अब यूरिया पूरे देश में केवल भारत ब्रांड के नाम के तहत ही उपलब्ध होगा। स्पष्ट है कि भारत सरकार ने उर्वरक उत्पादक कंपनियों के लिए उनके उत्पादों का विपणन भारत ब्रांड के नाम के अंतर्गत अनिवार्य कर दिया है। इस योजना के तहत कंपनी को अपने उर्वरक बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना लोगो एवं अन्य प्रासंगिक उत्पादक संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। शेष 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड और PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना के लोगों को दिखाना होगा। यूरिया डाई अमोनियम फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम आदि के लिए एकल ब्रांड नाम क्रमशः भारतीय यूरिया, भारत DAP, भारत MOP और भारत NPK आदि प्रयुक्त होगा।
यह योजना सभी कंपनियां, राज्य व्यापारों संस्थाओं एसटीई और उर्वरक विपणन संस्थाओं एफएमई पर लागू होगी। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अब देश में बिकने वाला यूरिया एक ही नाम, एक ही ब्रांड और एक ही गुणवत्ता का होगा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 को वर्ष 1994 में स्थापित पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स को वर्ष 1994 में स्थापित बंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। यह सूचकांक वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत भारत के सभी राज्यों को उनके प्रशासनिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। स्मरणीय तथ्य 14 अक्टूबर 2022 को पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 की प्रकाशित किया गया। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स का यह 7वां वार्षिक संस्करण है। इसे सूचकांक में राज्यों को जनसंख्या आकार की दृष्टि से 18 बड़े राज्यों और 10 छोटे राज्यों में वर्गीकृत किया गया है। पीएआई 2022 में केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी को शामिल नहीं किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है। छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ प्रशासित राज्य है। रैंक बड़े राज्य स्कोर हरियाणा 0.6498, तमिलनाडु 0.6668, केरल 0.6666, छत्तीसगढ़ 0.6305, पंजाब 0.223। शीर्ष छोटे राज्य सिक्किम 0.5715, हिमाचल प्रदेश 0.548, उत्तराखंड 0.4953, गोवा 0.4828, मिजोरम 0.4700। इस श्रेणी में नागालैंड ने 0.3104 के समग्र स्कोर के साथ अंतिम स्थान 10वां स्थान हासिल किया है। सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। खाद्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अपनी रैंक में सुधार करते हुए 0.521 के समग्र स्कोर के साथ 12वां स्थान हासिल किया है। विदित हो कि पीएआई द्वारा 2021 में इसे अंतिम स्थान 18वां स्थान प्राप्त हुआ था। याद रखना है कि 2021 में इसे अंतिम स्थान 18वां स्थान प्राप्त हुआ था और इस बार थोड़ा सुधार हुआ है, इसमें 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला। पनबिजली परियोजनाओं को उनके आकार के आधार पर आमतौर पर खंड 2 में वर्गीकृत किया जाता है। छोटी और बड़े जल विद्युत परियोजनाओं भारत में 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता की पनबिजली परियोजनाओं को छोटी जल विद्युत परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पुनः छोटी जल विद्युत परियोजना निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जाती हैं। सूक्ष्म माइक्रो 100 किलोवाट व जल लघु 101 किलोवाट से 2 मेगावाट, छोटी स्मॉल 2 मेगावाट से 25 मेगावाट। इसके अतिरिक्त 500 मेगावाट या उससे अधिक स्थापित क्षमता की जल विद्युत परियोजना को बृहद मेगा परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्मरणीय तथ्य 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई। यह आधारशिला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रखी गई है। इस पनबिजली परियोजना में शामिल है 48 मेगावाट की चांजू तृतीय पनबिजली परियोजना, 30 मेगावाट की देवसल चांजू प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के अनुसार इन दोनों परियोजनाओं से वार्षिक 270 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। चांजू तृतीय जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में दंतोई गांव के निकट स्थित है। यह चांजू नाला पर स्थित एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। यह परियोजना चांचू नाला और मेहाद नाला के संयुक्त जल के प्रयोग पर आधारित है। देवांतल चांचू जल विद्युत परियोजना, यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा
जिले में देवथल नाला पर स्थित है। इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण और संचालन हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर ऑफ कॉरपोरेशन लिमिटेड HPPCL द्वारा किया जाएगा। भारत में जल विद्युत क्षमता। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार मार्च 2023 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 412,212 मेगावाट जीवाश्म गैर जीवाश्म है, जिसमें छोटी जल विद्युत क्षमता 4,943 मेगावाट कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 1.2% है। बृहद जल विद्युत क्षमता 46,850 मेगावाट कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 11.4% है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका जो की पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई। हिमाचल प्रदेश में ऊना में रखी गई है और किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। मोढेरा पहला गांव गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। यह गांव यहाँ स्थित सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर रूपेण नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1026 से 27 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासन के दौरान किया गया था। उल्लेखनीय है कि मोढेरा को मोढेरापुरा एवं मोढेरा आदि नामों से जाना जाता है। यह भारत का ऐसा विरासत स्थल बन गया जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। सूर्य मंदिर और पूरे गांव को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित करने वाली यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। स्वच्छता ही सेवा है 2022 और सुजलम 1.0 तथा 2.0 अवार्ड। स्वच्छता ही सेवा देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रमदान वाला एक पाक्षिक अभियान। इस अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष 5 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान किया जाता है। 100 दिवसीय सुजलम अभियान को केंद्रीय जल शक्ति द्वारा 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य 1 मिलियन सोख्ता गड्ढों के निर्माण और अन्य धूसर जल प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक ODF प्लस गाँवों का सृजन करना था। सुजलम 1.0 अभियान का लक्ष्य 15 फरवरी 2022 को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया, क्योंकि इस दौरान घरेलू एवं सामुदायिक स्वास्थ्य पर 1 मिलियन से अधिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा चुका था। सुजलम 1.0 के अंतर्गत किए गए कार्यों की गति को जारी रखने के लिए सुजलम 2.0 को लॉन्च किया गया था। सुजलम 2.0 अभियान सामुदायिक एवं संस्थागत स्तरीय धूसर जल प्रबंधन परिसंपत्तियां अटेस्ट के निर्माण पर केंद्रित था। स्मरणीय तथ्य 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलम 1.0 एवं 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी हेतु स्टैंडर्ड ऑफ ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की गई। स्वच्छता ही सेवा 2022 शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश पहला जो है कर्नाटक है, दूसरा बिहार है, तीसरा लक्षद्वीप है। सुजलम में शीर्ष राज्य पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तेलंगाना, चौथा उड़ीसा, पांचवा तमिलनाडु। सुजलम 2.0 में पहले पे कर्नाटक, दूसरे पे तेलंगाना, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे मध्य प्रदेश, पांचवें पे पश्चिम बंगाल है। स्वच्छ ग्रामीण 2022 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग वर्ष 2018 में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG को संचालित कर रहा है। SSG के तहत 2018 में 7,000 गाँव, वर्षों 2019 में 17,200 गाँव तथा वर्ष 2022 में 17,559 गाँव को आच्छादित किया गया है। SSG 2022 को राज्यों एवं जिला के परामर्श से इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट 2022 जारी की गई। यह सर्वेक्षण पेय विभाग द्वारा पूर्ण किया गया। मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को के अनुसार कार्यात्मक साक्षरता किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को संदर्भित करती है जिसमें उसके समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है
और उसे अपने तथा अपने समुदाय के विकास के लिए पढ़ने लिखने और गणना का उपयोग जारी रखने में सक्षम बनाती है। स्मरणीय तथ्य 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का मंडला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ध्यातव्य है कि इस उपलब्धि के साथ मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। कार्यात्मक रूप से बना है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। जिला प्रशासन द्वारा महिला साक्षरता और संपूर्ण साक्षरता के लिए वर्ष 2020 से मंडला में महिला ज्ञानालय और निरक्षरता से आज़ादी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप 2 वर्षों के भीतर यह जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मंडला जिले की साक्षरता दर 66.9% थी। मंडला जिले की पुरुष साक्षरता दर 77.5% तथा महिला साक्षरता दर 56.4% थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 79.3% है। इसमें पुरुष साक्षरता 78.7% जबकि महिला साक्षरता 59.2% है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73.0% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9% तथा महिला साक्षरता दर 64.6% थी। भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 से 2002, वयस्क साक्षरता में वृद्धि के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत वर्ष 2009, समग्र शिक्षा योजना वित्तीय 2025 से 26 तक के लिए लागू, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि के लिए मंजूरी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस्माइल नामक एक क्षेत्रीय योजना अम्ब्रेला स्कीम प्रतिपादित की गई है। इस्माइल का पूर्ण रूप आजीविका और उद्यम हेतु लाभ वंचित व्यक्तियों की सहायता है। इस योजना के अंतर्गत निम्न 2 योजनाएं शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्न 2 उप योजनाएं भी शामिल हैं। पहला, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। दूसरा, भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इस्माइल योजना हेतु वर्ष 2025 से 26 तक 100 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटित किया है। 100 करोड़ रुपए का। स्मरणीय तथ्य 12 अगस्त 2022 को इस्माइल 75 पहल का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। केंद्र सरकार ने इस्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की उप योजना को कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की गई है। इसे ही इस्माइल 75 पहल नाम दिया गया। इस्माइल 75 पहल के तहत ये 75 नगर निगम विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, NGOs तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए की गई कल्याण के उपाय संचालित करेंगे। इस पहल का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।